वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस सीरीज। एक ऐसी सीरीज जहां पर अभी तक वो सभी स्टूडेंट्स जो सीयूडी पीजी 2027 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी और इकोनॉमिक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस सीरीज में मैंने अभी तक काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया और आपको एकदम क्लियर करवा दिया है। बट आज हमारी ये जो सीरीज है जहां पर हम 10 मिनट्स के अंदर या फिर लिमिटेड टाइम के अंदर ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर पाएं। यहाँ पे जैसा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडे सेशन द टॉपिक ऑफ योर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ऑल्सो नोन एज RPT. So hello everyone, welcome to CUD PG Adda 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. And today जल्दी से इस एक और थ्योरी को, इस एक और कॉन्सेप्ट को आपके लिए कर देते हैं एकदम सिंपल। तो देखिए, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को सबसे पहले हम समझने से शुरुआत करते हैं। तो देखो, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है या थ्योरी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, थ्योरी है। सिमिलरली कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास इन अप्रोचेस के अलावा एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिसे हम कह रहे हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझाने के लिए ये एक हमारे पास थ्योरी है। मैम, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई? इट वाज गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन। कौन से ईयर में? 1938 में। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरी का अगर मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बता दूं, जिसे हम वैसे तो आगे भी समझेंगे, पर थोड़ा यहाँ पर अगर हम समझ ले, तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि देखो भाई, एक कंज्यूमर की जो एक्चुअल चॉइस है, यानी कि जो उसका डिमांडेड बंडल है, जो वो एक्चुअल में डिमांड कर रहा है, उसके बेसिस पर उसको ऑब्जर्व करते हुए हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रिवील कर सकते हैं। यही एसेंस है आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का। ओके, अब दिस इज द सेम थिंग जो मैंने आपको बताई कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि कंज्यूमर की एक्चुअल परचेजिंग चॉइसेस को ऑब्जर्व करते हुए हम उसकी यहाँ पर जो प्रेफरेंस है उसे रिवील करवा सकते हैं। इसीलिए इसे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का नाम दिया गया है। अब इस थ्योरी की कुछ कुछ अजम्पशंस हैं, फटाफट से उन अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अजम्पशन नंबर 1, कंज्यूमर भाई हमारा रैशनल है, मतलब कंज्यूमर ऐसा है, समझदार है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। दूसरे अजम्पशन, कंज्यूमर के बिहेवियर में है कंसिस्टेंसी। मैम, कंसिस्टेंसी मतलब अपना बिहेवियर बार बार बदलता नहीं, अपनी चॉइस बार बार बदलता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंडल ए एंड बंडल बी, कंज्यूमर के पास दो बंडल्स थे, दोनों अफोर्डेबल थे, लेकिन कंज्यूमर ने बंडल ए को प्रेफर करा, उसे चूज करा, तो हमेशा जब तक उसके लिए दोनों बंडल अफोर्डेबल है तब तक हमेशा कंज्यूमर बंडल ए को ही प्रेफर करेगा, यानी कि उसके बिहेवियर में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। ट्रांजिटिविटी, अब देखो ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ट्रांजिटिविटी का मतलब है, इस अजम्पशन का मतलब है कि मान लो दो बंडल्स थे, बंडल ए और बंडल सी, कंज्यूमर इन दोनों में से बंडल ए को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। लेट्स से अगेन हमारे पास दो और बंडल है, बंडल सी एंड बंडल बी, इन दोनों में से कंज्यूमर बंडल सी को प्रेफर कर रहा है। तो क्या हमारे पास ये जो ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन है, हम इससे ये नहीं कह सकते कि अगर ए और बी के बीच में पूछा जाए तो हम समझ सकते हैं कि कंज्यूमर बंडल ए को ही प्रेफर कर रहा होगा। तो इसी अजम्पशन को हम ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन कहते हैं। The last assumption is पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। सिर्फ देखो, इसका सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गुड जो है, जिसको हमने कंसिडर किया है, वो गुड्स हमारे नॉर्मल गुड्स हैं। यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उनकी डिमांड को, गुड की डिमांड को बढ़ा देता है, और इनकम कम होती है तो डिमांड को कम कर देता है। यानी कि इनकम एंड गुड की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है, और ऐसा कहाँ पर होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी अजम्पशन है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की। यहाँ पर या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हमने नॉर्मल गुड्स को कंसीडर किया है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में सबसे पहले आपको दो टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड एंड इनडायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड। डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कंज्यूमर दो बंडल्स अगर उसके पास अवेलेबल है, दोनों ही बंडल उसके लिए अफोर्डेबल है, तो उन दोनों में से वो किस बंडल को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ये बात डायरेक्टली पता चल रही है, दैट इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड। लेट्स से कि यहाँ पे कंज्यूमर के पास एक था बंडल ए और एक था बंडल बी, दोनों ही बंडल कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल थे, तब कंज्यूमर ने बंडल ए को प्रेफर करा, तो मुझे बात डायरेक्टली पता चल गई कि बंडल ए इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर बंडल बी। अनदर वन, इनडायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड। इनडायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड का मतलब कि दो बंडल्स में से कंज्यूमर किस बंडल को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ये बात मुझे डायरेक्टली नहीं पता चल रही, घुमा फिरा के पता चल रही है या लॉजिकली पता चल रही है। कैसे? ए और सी में से कंज्यूमर बंडल ए को प्रेफर करता है, ठीक है, सी और बी में से कंज्यूमर बंडल सी को प्रेफर करता है, तो मैं लॉजिकली ये समझ सकती हूँ कि अगर ए और बी में से देखें तो कंज्यूमर बंडल ए को ही प्रेफर करेगा। तो ये बात मुझे डायरेक्टली नहीं पता चली कि ए और बी में से वो किसे प्रेफर करा, बल्कि लॉजिकली या घुमा फिरा के पता चली। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड के बारे में, दैट बंडल ए इज इनडायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर बंडल बी। ओके, चलो
अब यहाँ पे हमारे पास हमारे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं, एक है वॉक जिसका मतलब होता है वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एंड एक है सार्प जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स, यही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पे जो वॉक का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपके सीयूटी पीजी एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। अब देखो, मैं आपको अननेसेसरली डेफिनेशंस को रटने को नहीं कहूंगी, मैं आपको सीधा इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, इसका मीनिंग समझाऊंगी। देखो, वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि मैं कह रही हूँ कि लेट्स से यहाँ पर दो बंडल्स हैं, एक बंडल ए है और एक बंडल बी, ठीक है। दोनों ही बंडल्स कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है, दोनों बंडल्स कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल थे। तो जब दोनों बंडल्स अफोर्डेबल थे कंज्यूमर के लिए और उसे चूज करना था, तो कंज्यूमर ने यहाँ पर बंडल ए को प्रेफर करा ओवर बंडल बी। तो हमें क्या पता चल गया, दैट बंडल ए इज प्रेफर्ड ओवर बंडल बी एंड डायरेक्टली प्रेफर्ड ओवर बंडल बी। अब ध्यान से सुनो, जब दोनों बंडल अफोर्डेबल थे, कंज्यूमर ने उस सिचुएशन में बंडल ए को एक बारी चूज करा, तो हम कहेंगे जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक कंज्यूमर के लिए दोनों बंडल अफोर्डेबल हैं, तब तक हमेशा कंज्यूमर क्या करेगा, वो बंडल ए को ही प्रेफर करेगा। तब हमारी ये जो वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है सेटिस्फाई होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये एक्सियम वायलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसने पहले ए बी जब दोनों अफोर्डेबल थे तो ए को चूज करा, लेकिन बाद में जब अभी भी दोनों बंडल्स उसके लिए अफोर्डेबल है उसने बी को चूज कर लिया, तो कंज्यूमर के बिहेवियर में आ गई इनकंसिस्टेंसी और इस वजह से वॉप हो जाती है वायलेट। तो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आई रिपीट कि अगर दो बंडल्स में से कंज्यूमर ने बंडल ए को चूज करा जब दोनों बंडल अफोर्डेबल थे, तो जब तक दोनों बंडल अफोर्डेबल है तब तक हमेशा कंज्यूमर को बंडल ए को ही प्रेफर करना है, तभी ये एक्सियम आपकी सेटिस्फाई होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वायलेट हो जाएगी। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है, मान लो बाद में जाके कंज्यूमर ने बंडल ए और बंडल बी में से बंडल बी को प्रेफर करा, लेकिन उसने वो तब करा जब उसके लिए बंडल ए अफोर्डेबल नहीं था, तब उस सिचुएशन में वॉप आपकी वायलेट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो वॉप सेटिस्फाई होगी और अदरवाइज ये आपकी वायलेट हो जाएगी। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास सार्प का, स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अब इसकी कहानी सुनो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बंडल ए और बंडल बी में से लेट्स से जब दोनों ही बंडल्स कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल थे, दोनों ही बंडल्स हमारे कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल थे, तो बंडल ए और बंडल बी में से कंज्यूमर ने बंडल ए को प्रेफर करा, ठीक है। अब चाहे ये बात मुझे डायरेक्टली पता चली या फिर बंडल ए और बंडल बी में से कंज्यूमर बंडल ए को प्रेफर करता है, ये बात मुझे इनडायरेक्टली पता चली। डायरेक्टली पता चली डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड, और या फिर इनडायरेक्टली पता चली यानी कि इनडायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड। तो अगर दोनों बंडल अफोर्डेबल थे तब कंज्यूमर ने ए और बी में से ए को प्रेफर करा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो जब तक दोनों बंडल्स उसके लिए अफोर्डेबल है तब तक हमेशा कंज्यूमर बंडल ए को ही प्रेफर करेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अब देखो, डायरेक्टली प्रेफर करने का मतलब तो हमें पता है ए और बी में से वो ए को प्रेफर कर रहा है, बात हमें पता चल रही है। इनडायरेक्टली प्रेफर करने का मतलब क्या है कि मुझे ए और बी में से वो ए को प्रेफर करता है, ये बात घुमा फिरा के पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ए और सी में से वो ए को प्रेफर करता है, सी और बी में से वो सी को प्रेफर करता है, इट मीन्स ए और बी में से वो ए को प्रेफर करता होगा। तो ये बात मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पता चली बल्कि इनडायरेक्टली पता चली। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर ये दोनों बंडल्स कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल हैं, ओके, एंड तब उसने बंडल ए को प्रेफर करा, चाहे डायरेक्टली प्रेफर करा चाहे इनडायरेक्टली प्रेफर करा, तो जब तक ये दोनों बंडल उसके लिए अफोर्डेबल है तब तक हमेशा कंज्यूमर को बंडल ए को ही प्रेफर करना होगा ओवर बंडल बी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तभी आपकी ये जो सार्प है, स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है, ये सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये वायलेट हो जाएगी। अगेन हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बच्चे अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके बिहेवियर में आ जाएगी इनकंसिस्टेंसी। मान लो पहले उसने ए बी में से ए को प्रेफर करा था, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन बाद में उसने जब अभी भी दोनों बंडल्स उसके लिए अफोर्डेबल थे तो उसने बी को प्रेफर कर लिया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसने अपने बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी को शो करा, और अगर वो इनकंसिस्टेंसी शो करेगा तो यहाँ पर आपकी जो सार्प है वो वायलेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, हर बारी में अफोर्डेबिलिटी की बात पर फोकस कर रही हूँ कि वो अफोर्डेबल उसके लिए बाद में भी होने चाहिए, एंड अगर तब वो अपने पहले ही वाले डिसीजन पर बना रहता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, तो वॉप या सार्प आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर वो अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर देता है जबकि अभी भी दोनों बंडल्स उसके लिए अफोर्डेबल थे, तब आपकी वॉप या सार्प वायलेट हो जाती है, ठीक है। तो देखो,
वॉप और साप में यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, एक है वीक एक्जिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस और एक है स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। यहाँ पे आपने वॉप में सिर्फ डायरेक्ट वाले केस के बारे में बात की थी, जबकि सार्प में मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ही लिया है। वॉप में हमने सिर्फ और सिर्फ इनकंसिस्टेंसी की अजम्पशन को देखा था एंड सार्प में भी हमने इनकंसिस्टेंसी के बारे में तो बात की है, लेकिन वॉप में ट्रांजिटिविटी का कोई हमने डिस्कशन नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट वाला केस था। लेकिन सार्प में हमारे पास ट्रांजिटिविटी वाली अजम्पशन का एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली के बारे में हमने बात की है। सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और याद रखना, आपके वॉप में सिर्फ डायरेक्टली के बारे में हमने बात करी है, जबकि सार्प में हम कह सकते हैं कि वॉप का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों केसेस को कंसिडर किया। सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। आई होप हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर चीजें क्लियर है तो सेशन को लाइक करना मत भूलना। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक 10 मिनट सेशन की PDF यहीं पे मिल जाएगी। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस मेरे साथ इकोनॉमिक्स का CUDPG 2027 के लिए कवर करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन और यू कैन एनरोल इन द चाणक्य अल्टीमेट बैच। और द अनदर ऑप्शन इज द महापैक, जिसमें आपको सभी बैचेस पर टिल योर एग्जाम कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है। कोई भी क्वेरी है बैच में एनरोल करने से पहले या फिर अपने एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड, आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज माई मेल ID एंड आप कोड अप्लाई कर लेना PY19 टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट, अगर आप यहाँ पे जाके किसी भी बैच में फॉर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन एनरोल कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप एक और टॉपिक इस सीरीज के माध्यम से आप सबको क्लियर हो चुका होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बिकॉज इसी सीरीज में आपको सारे के सारे और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और इसके साथ जो डेली शाम 5 बजे में CUDPG 2027 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की क्लास लेती हूँ लाइव इसी चैनल पे, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।